पाकिस्तान में कोविड की शरह दुगनी हो गई है, लेकिन इस बार ये हमारा रिजॉल्व है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। लिहाजा जो स्कूल्स के बारे में या बाकियों के बारे में गलतफहमी है कि उनको बंद किया जाएगा, हमारी मईशत इसकी मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट को रजू करने का फ़ैसला किया है। नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन थी। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक मुकम्मल ज़िम्मेदार हैं और इस फ्रॉड में वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं। जो रिपोर्ट्स उन्होंने पंजाब हुकूमत को भेजी हैं, पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें। दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे अभी। आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने बताया कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है नवाज शरीफ की गारंटी देने वाले शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से राबता किया जाएगा। नवाज शरीफ हुकूमत से फ्रॉड करके मुल्क से बाहर गए हैं, वहाँ बैठकर मुल्क के कानून का मजाक उड़ाया उन्होंने। वो शहबाज शरीफ की शख्सी ज़मानत पर गए थे, शहबाज शरीफ उन्हें वतन वापस लेकर आए। वज़ीर इत्तलात नाज़रीन मजीद कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने आइन के आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी की है, गलत बयान हल्फी पर उनको नाअहल करार दिया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में किसी भी किस्म के लॉकडाउन के इम्कान को फवाद चौधरी साहब मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं। कह रहे हैं हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि ना स्कूल्स बंद होंगे, ना बाजार बंद होंगे, हुकूमत का जोर जो होगा वो वैक्सीनेशन पर होगा। शहबाज शरीफ वाला जो मामला है इस पर बात करने के लिए माहिर कानून मेरे साथ मौजूद होंगे वकास अब्रेज साहब, और उनसे ये बात करने की और उनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले अटॉर्नी जनरल ये बता चुके हैं कि ये ज़रा पेचीदा और लंबा काम है, तवील काम है कि जिसमें ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा हुकूमत को, ये साबित करना पड़ेगा हुकूमत को कि वाकई नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है, वो सेहतमंद हो चुके हैं। उनको उनकी रिपोर्ट्स के ज़रिए ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उसके बाद फिर मामला जो है जो हुकूमत लेकर जाना चाहती है वो उनके हक़ में आएगा। लेकिन ये एक तवील काम है, ये एक लंबा प्रोसीजर है। तो क्या हुकूमत की तरफ से इससे पहले अभी फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं, इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने अटॉर्नी जनरल को ये काम सौंप दिया था, इससे पहले भी दीगर वज़रा ये बात करते रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हम लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो क्या ये सियासी बयानबाजी हो रही है या वाकई कानूनी मुशावरत की गई है और उसके बाद ये मामला यहाँ तक पहुँचा है कि अब हम लाहौर हाई कोर्ट जाएँ और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की नाअहली और नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के मामले पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जाए। लेट्स सी कि हुकूमत का इस पे आगे पॉइंट ऑफ व्यू, आगे मौक़िफ़ क्या आता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल का के हवाले से जो मैंने आपको बताया, उन्होंने बड़ी तफसीली तौर पर बात की थी और उन्होंने ये बताया था कि ये बड़ा एक तवील प्रोसीजर है जिसमें हुकूमत को, क्योंकि दरख्वास्त हुकूमत लेकर जा रही है, तो हुकूमत को इस बात को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, बिल्कुल सही हैं। उनकी रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही हैं, सेहतमंद हैं, उनको ज़रूरत नहीं है वहाँ मज़ीद इलाज मालजे की। उसके बाद हियरिंग्स के बाद, उसके बाद कानूनी मामलात के बाद, इन तमाम पेचीदगियों के बाद ये मामला हुकूमत के हक़ में लेट्स सी आएगा भी या नहीं आएगा। क्या नवाज शरीफ साहब इस तरह से वापस आएंगे या फिर जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, आज फिर कुछ दीगर लोग उनके आने आमद की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी। वकास अब्रेज साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम वकास अब्रेज साहब, खैरियत से हैं सर आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह I'm fine। सर सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि हुकूमत नवाज शरीफ के ज़मानती और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, कोई उन्हें नाअहल करवा सकती है सर इस एफिडेविट पर? बिल्कुल नहीं करवाया जा सकता। कोई भी शख्स कोर्ट के सामने कोई अंडरटेकिंग देता है, कोई एफिडेविट देता है, ये श्योरिटी बॉन्ड देता है, तो उसके अंदर कोर्ट जो है फाइनेंशियल लायबिलिटी इम्पोज करती है उस गारंटर पे, उस अंडरटेकिंग देने वाले शख्स पे, कि जो शख्स लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की कस्टडी से लेके आपके हवाले किया जा रहा है, अगर आप इस शख्स को कोर्ट की हेयरिंग्स पे पेश नहीं करेंगे तो जो फाइनेंशियल लायबिलिटी, चाहे वो 10 करोड़ की हो, वो 5 करोड़ की हो, वो 1 अरब की हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें बतौर पेनल्टी फिर आपसे वसूल की जाएंगी अगर आप उस शख्स को जिसकी आप गारंटी देते हैं, अंडरटेकिंग देते हैं, जिसका एफिडेविट देते हैं, उसे पेश नहीं करते।
तो फिर उस हवाले से आपको पे करनी पड़ती है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस केस के अंदर इसके जो प्रोज एंड कॉन्स दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 50 रुपए वाले एफिडेविट के ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी कोर्ट की तरफ से इम्पोज नहीं की गई थी। और ये जो एफिडेविट था जो शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग साइन की थी, इसके 3 पैराग्राफ थे। इन तीनों पैराग्राफ के अंदर शहबाज शरीफ साहब पे कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज नहीं की गई कि अगर वो कल कला नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस नहीं लाते तो उनके साथ कोई पेनल्टी उनके इम्पोज की जा सकती है या उसको किसी सजा का सामना करना पड़ सकता है। ये कोर्ट जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। लिहाजा ये बड़ी सिंपल कंडीशंस थी कि अगर नवाज शरीफ साहब 4 हफ्तों के दौरान सेहतयाब हो जाते हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब ड्यूटी बाउंड होंगे कि उनको वापस लाएंगे। इसकी जो सेकंड और तीसरा पैराग्राफ था उसके अंदर ये लिखा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है फेडरल गवर्नमेंट वो हाई कमीशन पाकिस्तान हाई कमीशन को जो एहलकार हैं जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनके ऑफिसर्स हैं वो उनके साथ उनसे रजू करेंगे और नवाज शरीफ साहब की सेहतयाबी के हवाले से जो रिपोर्ट्स उनके मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं उनसे राब्ता करके उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो लोअर हाई कोर्ट के सामने पेश करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा ये कहिए, अब कानूनी नजर से तो आप बता रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है कि नाअहल करवाया जा सके शहबाज शरीफ साहब को, तो मरियम साहिबा कह रही हैं नवाज शरीफ को हुकूमत से खतरा है, वो इसलिए वापस नहीं आ रहे हैं। कोई कहता है जल्द मामला ठीक हो जाएंगे और वो वापस होंगे, कोई कह रहा है कि वो इलाज के लिए गए हुए हैं, अब तक कोरोना की वजह से इलाज का आगाज़ नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के नवाज शरीफ से मुताल्लिक मुख्तलिफ बयानात हैं, तो क्या उनके लिए कानूनी तौर पर ये मुश्किलात पैदा कर सकते हैं ये बयानात, ये स्टेटमेंट्स? देखिए ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट जो है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इट हैज नो कंसर्न, नो लिंक एंड नो कनेक्शन विद द लीगल फुटिंग। चूंकि नवाज शरीफ साहब के जो केसेस पेंडिंग है दिस वुड बी द प्योर डिस्क्रिशन ऑफ मियां नवाज शरीफ कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान आए, कोर्ट को परस्यू करें, जो इनके मुकदमात हैं उसका सामना करें। चूंकि जो अल अजीजिया केस था वो वैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वो बंद कर दिया गया कि अनटिल अनलेस मियां नवाज शरीफ साहब जो वतन वापस नहीं आते, कोर्ट के सामने पेश नहीं होते, तब तक उसका फैसला नहीं किया जाएगा। और जो फ्लैगशिप केस था उसके अंदर वैसे ही नवाज शरीफ साहब को अरशद मलिक की तरफ से जो अक्विटल कर दिया गया और एक केस जो इनका एवन फील्ड रेफरेंस है उसके अंदर भी इनकी जो सजा है सस्पेंड है। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट की तरफ से या कबीना की तरफ से कोई ऐसा हमारे पास लीगल इक्विपमेंट, कोई ऐसा वेपन नहीं है, कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी नहीं है, कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाया जा सके। बल्कि मैं ये कहूंगा कि उनको पाकिस्तान लाना, जितनी ये काविशें की जाती हैं ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ या हथेली पर सरसों जमाने के मुतरादिफ है। और तब तक पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जितनी मर्जी हरबे इस्तेमाल करे लीगली लाफुली, लेकिन जब तक उनकी अपनी इंटेंशन पाकिस्तान के कोर्ट्स के सामने सरेंडर करने की और पाकिस्तान का कानून और आयन को फेस करने की ना हो तब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकेंगे। सही। अच्छा एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है वकास, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने की बातें हो रही हैं। बतौर माहिर कानून क्या कहते हैं आप, नवाज शरीफ साहब जो कि ताहयात नाअहल हैं, जहांगीर तरीन साहब ताहयात नाअहल हैं, इनके लिए रिलीफ की कोई उम्मीद दिखाई देती है फिर इसके बाद? देखें अगर ये नाहली की जो मुद्दत है इसका तयन कर दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ दिस वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल दी पॉलिटिकल क्वार्टर्स इन पाकिस्तान। जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्वार्टर्स में हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो डिफरेंट कोर्ट्स के सामने डिफरेंट केसेस को परस्यू कर रहे हैं, कोई FIA के सामने, कोई नैब के सामने, कोई दीगर अदालतों के सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि मुद्दत का तयन करना, जो आयन का आर्टिकल 63 है उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन की जाती है उसके अंदर मुद्दत का तयन करना, और नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो डिस्क्वालीफाइड शख्स किया जाता है उसके सेक्शन 15 के तहत अगर दोनों में मुद्दत का तयन कर लिया जाए दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। और अगर कर लिया जाता है और उसके बाद अगर ये 5 साल 3 साल या 10 साल कर दी जाती है तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब भी और जहांगीर तरीन साहब भी एलिजिबल हो जाएंगे कि वो दोबारा कंटेस्ट करें और इस पॉलिटिकल हायरार्की के अंदर, कल्चर के अंदर दोबारा से कंटेस्ट कर सके। और मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट जो है दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट फोरम के जहाँ पे इस चीज की इंटरप्रिटेशन की जाए। आया कि अगर कोई शख्स कन्विक्टेड है, उसने इस मुल्क की दौलत लूटी है और वो सजा याफ्ता है, क्या उसको इजाजत दी जानी चाहिए कि वो दोबारा से वोटों के लिए अवाम का इत्तेमाद इर्तिकाद जीतने के लिए मैदान में उतरे और अवाम फिर उसको मुंतहिब करे। 10 साल लूटने के बाद वो फिर आके कोई झूठे वादे सबज बाग दिखाए, अली पुलाव बकार, फिर इस पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए या इसी सफेयर के अंदर आके फिर अवाम के साथ दो हाथ करे।
तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है, मैं समझता हूँ दिस वुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट फोरम के जहाँ पे जजेस जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू और इन क्लासेस की बेहतर तरीके से तशरीह कर सकते हैं, और सुप्रीम सही। कोर्ट के बड़े जबरदस्त वकला का ठीक। पैनल भी तश्कील दिया जा रहा है जो इस पे उसकी मावनत करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ। मरी में जो कुछ हुआ है अब उसकी ताज़ा अपडेट्स क्या आ रही हैं उस पर बात करते हैं। सड़क बंद थी और एक ही सड़क है, पहाड़ी इलाका, एक तरफ जंगल है, तो वहाँ पे जो मशीनरी थी वो भी उसको वहाँ पे जाना मुश्किल था, और चूंकि एक बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया हुआ था तो उसलिए भी मुश्किल हो रहा था कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो हैं वो भी वहाँ पे नहीं जा सकते थे। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये फैसला किया कि उन्होंने गाड़ियों से उतर कर जाने के बजाय उन्होंने ये फैसला किया कि वो गाड़ियों में ही हीटर लगा के सो गए। जो तमाम अमवात हुई हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती की वजह से। ये तासर गलत है कि हमने किसी के जेवरात गिफ्ट गिरवी रखे, गाड़ियां गिरवी रखी और 50 से 60 हजार किराया लिया, 500 रुपए का उबला हुआ अंडा दिया है, 200 रुपए का गिलास गर्म पानी का दिया है। मैं उन साहब से कहता हूँ, आप मीडिया पे आके ये बात कह रहे हैं, आपने एक वीडियो क्लिप क्यों नहीं बनाया? किसी भी मेरे मीडिया के भाई के पास सबूत है, हम इंशाल्लाह आईने पाकिस्तान और अपने तंजीम के कवानीन के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो नासरीन, मलिका कौसार में जायद किराया वसूल करने पर 3 होटल इन्हें सील किया गया है। भूरबन के करीब रास्ते में बर्फ फेंक कर जानबूझकर रास्ता बंद करने वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। चंद मकामी लोग रास्ता बंद करके सयाहों से पैसे बटोर रहे थे। मुल्जिमान 4 से 5 हज़ार रुपए तक वसूल कर रहे थे। दूसरी तरफ जो मरी होटल एसोसिएशन है उनका ये दावा है कि ये जो वाक़या हुआ है ये मरी से 10 किलोमीटर पीछे का है। वहाँ पर जंगल है, उधर कोई होटल नहीं है, बल्कि होटल तो उस दिन जब ये आफत आई है, जब ये सानिया हुआ है, तो उस दिन रिहाइश और खाना फ्री में दे रहे थे। राजा यासिर ये दावा कर रहे हैं कि अमवात की वजह बर्फबारी नहीं है बल्कि इंतज़ामिया की नाअहली थी। 18 से 20 घंटे तक कोई रेस्क्यू सरगर्मियां शुरू ही नहीं की गई क्योंकि इंतज़ामिया के पास मशीनरी चलाने के लिए डीजल नहीं था। उन्होंने 50,000 तक होटल के किराए लेने की बातों को भी मुस्तरद कर दिया। हालांकि न सिर्फ जो टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद थे वो मुनाफाखोरी की कहानियाँ सुना चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान के स्टार्स भी अपने तजर्बात बता रहे थे, जिससे हकीकत में और फसाने में फ़र्क बड़ा वाज़े हुआ। ये देखिए ज़रा। चलिए 20,000 रुपये समथिंग का कोई रूम था। हम जब गए तो रूम वैसा तो नहीं था जैसी पिक्चर्स उन्होंने शेयर की थी, वो भी एक फ्रॉड था। चाय ऑर्डर की तो 2,000 रुपये की 3 कप की चाय उन्होंने हमें दी। हम देख रहे थे कि कोई होटल वाला बंदा अपने होटल की इसके अंदर पार्किंग नहीं करने देता, और जिस जगह का किराया 6-8 हज़ार रुपये था वो वाकई किराया जो है वो 30,000 50,000 तक चला गया। सदाकत अली अब्बासी साहब का इनफैक्ट ये हल्का है, मेरे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ सर। इसके साथ साथ होटल एसोसिएशन जो है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं राजा यासिर अब्बासी साहब, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सदाकत अब्बासी साहब, सर जो आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, जो होटल मालिकान हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने कोई मुनाफाखोरी वहाँ पर नहीं की हुई थी, बल्कि ये इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से लोगों की जानें गई हैं। बर्फ भी इतनी नहीं पड़ी है सर। अच्छा किरण साहिबा, 3 तरह की बातें आपकी डिस्कशन में मैंने सुनी है। एक तो वाक़या क्या हुआ, और दूसरा अमवात कैसे हुई, और तीसरा ये जो होटल के किराए, तीनों को अलग अलग बात करता हूँ। ये एरिया जो है मरी से साइड पे है, ये नथिया गली की तरफ जाने वाली रोड का ये वाक़या है। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर रोड पे ये स्नो स्टॉर्म आया, ब्लिज़र्ड जिसको कहते हैं, जिसको बर्फानी तूफान कहते हैं, वो आया। और नॉर्मली मरी में 4-5 घंटे की ट्रैफिक जैम एक रूटीन का मामला है। छोटा शहर है, तंग सड़कें हैं, नई सड़कें हम बना नहीं सकते, जंगलात की प्रोटेक्शन का मामला है, लिहाजा वो उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है, और अक्सर ये रूटीन रहती है गर्मियों सर्दियों में हमेशा से। इस दफ़ा ये हुआ कि वो रोड जब नीचे की तरफ जाने वाली रोड थी और आगे नथिया गली से भी वापसी की रोड वही थी, उसमें जब वो ब्लिज़र्ड आया तो एकदम से 2-3 घंटों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी आई, 16 दरख्त गिर गए, खंबे गिरे, बिजली डिस्कनेक्ट हो गई, और उस दौरान लोग गाड़ियों में ही लोग फंस गए, और लोगों ने 600-700 गाड़ियाँ इकट्ठी की। आप किरण ये समझें, एक गाड़ी फंसी है, उसके आगे भी गाड़ी है, पीछे भी गाड़ी है, साइड पे भी गाड़ी है, और उस गाड़ी में अमवात हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता।
अगर 600-700 गाड़ियां वहां फंसी हुई थी, इसका मतलब है 1200-1500 2000 लोग भी वहां थे। खुदा न खास्ता ऐसा मामला नहीं हुआ जिस तरह पोर्ट्रे किया गया। बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा ही दर्दनाक वाकया है, तकलीफ दे वाकया है, लेकिन ये हादसा हुआ गैस की वजह से, जो गाड़ियों के अंदर लोग बैठे रहे। सर, तरक्की याफ्ता मुमालिक में जानवर भी मर जाते हैं ना, तो वहां पर एक हाहाकार शुरू हो जाती है, और यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से पोर्ट्रे किया गया। सर 22 लोगों की जाने चले जाना सदाकत साहब छोटी छोटी बात तो नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल लेट मी करेक्ट यू। बिल्कुल वो जान ऐसे ही है जैसे मेरे घर का मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरा भाई फोत हुआ। हरगिज ये बात नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ इंसानी गलती और कुदरती हादसा। ये कुदरती आफत आई जिसकी वजह से वो एक ऐसा फिनोमेना है, मुझे भी नहीं पता था कि ये भी कोई कार्बन मोनोऑक्साइड भी कोई चीज़ होती है जो गाड़ी के अंदर आ सकती है। ये लाइल्मी थी लोगों की, हम सब की लाइल्मी थी, इंतजामिया की भी लाइल्मी थी, लेकिन खुदारा इसको माने कि ये कोई ऐसा नहीं था कि लोग तड़पते रहे और कोई गया नहीं। एक तो रास्ता जब बंद हो जाए, सदाकत साहब जो बातें आपके जो लोग आपके हक में बातें कर रहे हैं, आप लोग उसको फौरी तौर पर उसको आप सेकंड कर रहे हैं, उसके ऊपर आप एफआईआर कटवा रहे हैं। आप ही की जो इंक्वायरी कमेटी, उसमें जो 10 सवाल आते हैं आप लोगों के, सर उसमें ये पॉइंट आउट भी किया गया है कि एग्जिट पॉइंट पर जो 16 मशीनरियां हैं जो वो बैंक के अंदर पड़ी रही हैं, वहां से निकली नहीं है, वो 16 मशीनें वहां पर एग्जिट पॉइंट पर मौजूद नहीं थी। फिर पिछले 2 सालों से रोड्स की मरम्मत नहीं हुई है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, बर्फ फंस जाती है वहां पर, फिसलन होती है वहां पर। ये आपकी अपनी रिपोर्ट में है सर, ये सारी बातें। किरण साहिबा, मैं उस सारी आला सतही कमेटी का मेंबर था, मैं उसमें मौजूद था। मेरी बात आप सिर्फ समझ रहे हैं कि मशीनें जो चलें कुछ ख़राब भी होंगी, मशीनें ठीक भी थी, 4 दिन पहले चल भी रही थी, लेकिन मशीन वहां जा ही नहीं सकती थी। अगर दरख्त गिर जाए और गाड़ियां एकदम से फंस जाएं और 600-700 गाड़ियां फंस जाएं तो मशीन कहां से जाएगी? रोड ही कोई नहीं है। तो सर और रोड के ये नाअहली कबूल करें ना सर, देखें मशीनरी पहले से क्यों नहीं डिप्यूट की हुई थी सर उन जगहों पर? अगर स्टॉर्म आना था तो मशीनें तो पहले से होनी चाहिए थी ना सर एग्जिट पॉइंट्स पर। देखें मेरी बात सुने, पूरा मरी चौक हो गया था। ये जरूर गलती थी कि बहुत सारी गाड़ियां जाने दी गई, इस हद तक तो मैं तस्लीम करता हूं। बाकी आप चूंकि हादसा हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, हमदर्दी भी है, उसका एहसास भी है, लेकिन उसका थोड़ा सा फेयर बुनियादों पे तज्जिया होना चाहिए कि आया ब्लिज़र्ड की कोई फोरकास्ट थी? नहीं थी। फोरकास्ट बर्फबारी की थी। ब्लिज़र्ड का मतलब है कि आधे घंटे में 1.5 फुट बर्फ खड़ी हो गए। अगर 2 फुट भी बर्फ खड़ी हो, 3 फुट भी हो, एक आदमी आधा उसमें डूब जाए तो वो चल ही नहीं सकता। और तंग रोड पे अगर 2 गाड़ियां फंसी हो, स्नोफॉल की अगर प्रेडिक्शन थी, उसकी भी तो कुछ ना कुछ तैयारी दिखती ना सर। अगर स्टॉर्म आता भी तो वो वाली टीम जो मौजूद होती है आपकी, जो हैवी स्नोफॉल को कवर कर रही होती, कम से कम वो तो होती। लेकिन 40 घंटे लोगों को कुछ नहीं मिला ना वहां पर, लोग गाड़ियों में बैठे बैठे मर गए सर 40 घंटे। अब यासिर साहब जी सदाकत साहब कंप्लीट कर लें। सुन रही है मेरी बात? मैंने बोलना है या किसी और ने बोलना है? सर आपने बोलना है, कंप्लीट कर लें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि एक्सप्रेस वे से लेके बाड़ियां तक ये तकरीबन 20-22 किलोमीटर का एरिया है, इसमें गाड़ियां फंसी हुई थी। इंतजामिया ज़ाहिर एक तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, थोड़े से उसके पास लोग हैं। मैं ये इस बात को तस्लीम करता हूं, एक बड़ी गलती है कि इतनी गाड़ियां जाने से पहले रोक देनी चाहिए थी। बाकी अगर आप ये कहें कि आपने लोगों को मोनोऑक्साइड के बारे में बताया क्यों नहीं, किसी को समझ ही नहीं थी, मुझे भी नहीं पता। शायद हो सकता है वहां पे जो लोग हैं उनको इतना ये ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट नहीं है। हम मरी में बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सर सयाहत को फरोग की बात आप लोग कर रहे थे। 3 दिन पहले फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे थे 1 लाख गाड़ियां आ गई, अकामत गाँव के किराए बढ़ गए सर, कई गुना बढ़ गए। ये सारी चीजें आप लोगों के इल्म में थी, और आज जब ये सानेहा हो गया तो फिर आप इधर उधर डालने की कोशिश कर रहे हैं ना सर। यासिर साहब सर ये बात जो आप लोगों की तरफ से बातें इल्म में थी, लेकिन हम सारा कुछ कोई कैपेसिटी बिल्डिंग तो नहीं कर सकते थे ना एक दिनों में। ये चीजें अरसे में बनती हैं और अरसे में ये चीजें बिल्ड होती हैं। हमने कोशिश की है कम इदारा 4 साल में आपने कुछ नहीं किया सर। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मरी का, सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। क्या किया आप लोगों ने 4 साल में सर? अगर रिकॉर्ड बर्फबारी, पहली बार इतनी बड़ी बर्फबारी हुई है, तो आप लोगों का भी तो कुछ काम नजर नहीं आया ना सदाकत साहब? मेरी सुने ये किरण, मेरी सुने कि 200 साल से ये टूरिज्म स्पॉट है। 200 साल से भी ये चीजें नहीं हुई। मैं कहता हूं कि हमने कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी खड़ी करनी थी, 15 जनवरी को उसका नोटिफिकेशन होना था। उसके बाद ट्रेनिंग है, 6 महीने 8 महीने लोगों को ट्रेन करना है, उनको इंटरनेशनल जो आपके टूरिज्म के स्टैंडर्ड्स हैं उन पर लेके आना है। मैं मान रहा हूं वो चीजें अभी पाकिस्तान में वो सेंस
नहीं है, हमें करनी है, लेकिन अच्छा, 15 जनवरी को नोटिफिकेशन आ रहा है कोसार डेवलपमेंट का, दो चीजों को अलग अलग रखें सर। उसके बाद ये ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीजें होंगी, 15 जनवरी से हो रहा है सर, ये इसका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी 15 जनवरी से हो रहा है। अब शायद थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन ये सारा कुछ बन रहा है। ये पंजाब में एक्ट भी बन रहा है। और दूसरा जो आपका सवाल था होटलों वाला, बिल्कुल शिकायत है। मैं कल जा रहा हूं होटल जितनी ऑनर्स हैं उनसे मिलने के लिए, साथ ही मौजूद है ना, कल भी मिलेंगे, लेकिन अभी जी अच्छा मैं बोलूं या किसी और ने बोलना? जी जी सदाकत साहब, ठीक है सदाकत साहब, जरा मैं यासिर साहब से बात कर लूं, फिर आप इस बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। यासिर साहब, मैं आपसे सर सवाल ये कर रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बाकायदा होटल के कार्ड्स, उनकी रिसिप्ट्स लगाई हैं कि कितने कितने पैसे चार्ज किए गए। जो कमरा 2000 रुपए का मिल रहा था, अगले दिन जब ये आफत आई, मुसीबत आई, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए मांगे गए, और आप कह रहे हैं कि कोई सबूत हमें नहीं मिले हैं सर। देखिए जी, सबसे पहले सानिया मरी के 22 शोधा की साथ ताज़ियत और उनके फैमिली के गम में हम बराबर के शरीक हैं। ये सानिया मरी के बाद ये चीज़ लाना कि मरी के अंदर होटल इंडस्ट्री ने किराए बढ़ा दिए, और ये जो 22 अमवात हुई हैं, इसकी वजह सिर्फ होटलों के किराए बढ़ जाने की वजह से थी, हरगिज़ नहीं है। जब जुमे की शब 8 और 9 के दरमियान मिनिस्ट्री इंटीरियर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि मरी को आफतज़दा इलाका करार दे दिया गया, होटल एसोसिएशन ने हंगामी बुनियाद पर अपनी मीटिंग करके फिलफौर ये ऐलान किया कि जो सियाह मरी में फंसे हुए हैं या सिटी के एरिया में मौजूद हैं, उन्हें रिहाइश फ्री और खाना फ्री। अब रही बात, आप कह रही हैं कि मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है होटल की स्लिप और कार्ड्स। मुझे ये बताएं कि एक कस्टमर अगर 20 या 30 या 40 या 50 हज़ार रुपया किराया दे रहा है, या अपने जेवरात गिरवी रखवा रहा है किसी होटल के पास, या गाड़ी के डॉक्यूमेंट गिरवी रखा रहा है, तो वो पक्की रसीद क्यों नहीं दे रहा? ये प्रोपोगंडा है। उस वक्त मरी शहर के अंदर टोटल ऑक्यूपेंसी जो थी वो 40 से 50% थी। बाज़ होटल 60% खाली थे, बाज़ होटल 50% खाली थे। और जब ये नोटिफिकेशन हुआ, तो ये नोटिफिकेशन के बाद टूरिस्ट के अंदर एक खौफ और हरास पैदा हो गया, और ये जो ब्लॉकेज थी ये सैनी बैंक से जिका गली और कोल्डन्ना से वाया केपी के बाड़ियाँ की तरफ थी। और ये जो अमवात ज्यादा हुई हैं ये कोल्डन्ना से बाड़ियाँ की तरफ हुई हैं। ये 10 किलोमीटर पीछे हुआ है। यहाँ पे कोई होटल नहीं था और मकामी आबादी भी नहीं थी। लेकिन अब आए कि ये वाकया पेश क्यों आया। अब देखें कि स्नो फॉलिंग जो है वो इतनी ज्यादा नहीं हुई। मैं इस वाकये पे आती हूँ, पहले जरा आपकी पहली वाली बात को कंप्लीट कर लें। आप कह रहे हैं कि ये इस तरह का कोई वाकया हुआ ही नहीं है, होटल इंतजामिया ने इजाफी चार्ज किया ही नहीं है। सर ये जो हलाकतें हो गई हैं, जो बेचारे लोग जान से चले गए हैं, ये अपनी नौयत का पहला वाकया हुआ है। लेकिन हर साल मरी में ये नहीं होता। आप डिनाई करेंगे इसको? लोग आते हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में, और होटल मालिकान इतना ज्यादा किराया बढ़ा देते हैं कि लोगों को सड़कों के ऊपर गाड़ियों में सोना पड़ता है। सर हर साल ऐसी खबरें रिपोर्ट होती हैं। आप कह रहे हैं ये सिरे से झूठ है, गलत है। ये जो टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने खौफ का शिकार होकर ये बयानात स्टेटमेंट्स दिए हैं। किरण देखें, जो टूरिज्म है वो पूरी दुनिया में महंगा है। आप प्लेन एरिया से 20, 25, 30% महंगा है। आप देखें कि हमारा जो टूरिज्म है या होटल इंडस्ट्री है, डिमांड एंड सप्लाई पे है। हाँ। जो डिमांड बढ़ती है रेट बढ़ते हैं, लेकिन 70,000, 80,000, 50,000 या जेवरात गिरवी रखना, ये हमारे फेम और ज़हन से बाहर की बातें हो रही हैं। मरी के खिलाफ ये प्रोपोगंडा हो रहा है मुहज़्ज़ब किस्म का। ये जो मरी बाइकाट मुहिम है, मुझे ये बताएं कि अभी जो सानिया मरी हुआ है, इसमें एहलियाने मरी का किरदार क्या है, इसमें बिजनेस कम्युनिटी का किरदार क्या है। यहाँ पे मरी की मैं अक्रॉस दी बोर्ड तमाम सियासी जमातों की बात करता हूँ। ये हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं पीटीआई के, सदाकत अली अब्बासी साहब, पीटीआई ने बहुत वर्किंग की, मुस्लिम लीग नवाज ने की, मराजुल कुरान ने की, सब लोगों ने वहाँ पे अपनी दिल खोल के वहाँ पे जाके सियाओं को रेस्क्यू भी किया है। हाँ। लेकिन सदाकत अब्बासी साहब के थ्रू, अभी आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप उस सानिया से कौमें सीखती हैं, आइंदा ये गलती नहीं करती। लेकिन मरी बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो क्वेश्चन मार्क है, हाँ। वो सबसे बड़ा ये है कि आपने 17 जनवरी तक मरी की नोटिफिकेशन में एक्सटेंशन कर दिया है। मरी को श्रीनगर बना दिया है। मरी में कोई टूरिस्ट जा नहीं सकता। आज दिन तक आपने मकामी आबादी की खबर ली है कि मरी में 16-17 यूनियन काउंसिल के अंदर कितनी बर्फ पड़ी, कितने लोगों को आज खुराक की किल्लत है,
कितने लोगों को वहां पे उनके घर टूट चुके हैं। मीडिया के ऊपर मैं उन 22 लोगों की फैमिली, सियाह की फैमिलियों के साथ हमारी यकजहती है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि एक टूरिज्म का मरी जो है वो इंटरनेशनल लेवल का ये बिल्कुल आप वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। सदाकत साहब बिल्कुल सुन चुके होंगे, मैं इसका जवाब लूंगी। लेकिन सर आपने जो कहा कि हर जगह टूरिज्म महंगा है, सर सियाहत में जो सीजन होता है उसमें और आफत में बड़ा फर्क होता है ना सर। तो आफत में तो कम से कम कुछ जो सयाह थे वहां पर उनके साथ आप लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते। लेकिन अब आप मुझे बताइए, हुकूमत की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है इसको रेगुलेट करने का कि जिस तरह से दीगर जगहों पर हो रहा है ऐसा, जो दीगर पहाड़ी इलाका है हमारा, नॉर्दर्न एरियाज है, वहां पर कुछ फिक्स मामलात भी हैं। तो अगर आपके साथ भी ये रेगुलेट किया जाए, मामलात को फिक्स किया जाए, रेट को सीजन के लिए फिक्स किया जाए, तो जो एसोसिएशन है वो इसको तस्लीम करेगी सर? हिमायत करेंगे आप हुकूमत के इस फैसले को? देखिए किरण, आपने जो बात की है कि आफत, आप तंजीमों को छोड़ दें, आप पार्टियों को छोड़ दें, सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं। क्या हमारे सीने में दिल नहीं है? ये ऐसा सवाल हर किसी ना करें। हम एहलियान मरी जो हैं, अपने बाप दादा की रस्म व रवाज, और सबसे पहले हम इंसान हैं, हमें इंसानियत की कदर व कीमत पता है। अब रही बात, उस दिन मैंने आपको बताया कि 40 से 50% ऑक्यूपेंसी मरी शहर के अंदर खाली थी, और ये वाकया मरी से 10 किलोमीटर पीछे है। मरी शहर की एंट्री पॉइंट पे भी ये नहीं हुआ। हम उन्हें रेस्क्यू कर लेते, मरी के अगर एंट्री पॉइंट पे भी होता, मरी के शहर के एंट्री पॉइंट पे होता। अब आप रेगुलेटरी की बात कर रही हैं, आप देखें पूरी दुनिया के अंदर, आप न्यूयॉर्क में चली जाएं, वहां पे दिसंबर और नवंबर दिसंबर के रेट डॉलर्स में कमरों के हो रहे हैं, जनवरी और फरवरी एंड के कुछ हो रहे हैं। आप इसी तरह हमारा मजहबी जो है वहाँ मक्का मदीना में चले जाएं, रमज़ान के उम्रे के रेट अलग हैं, उसके अलावा रेट मुहर्रम के अलग हैं, आम दिनों के अलग हैं। आप हरगिज़ होटल में एक MNA साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे इंडस्ट्री का दर्जा दें, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में आए। आप जब इंडस्ट्री का दर्जा देंगे तो ये होटल इंडस्ट्री फिर रेट्स के हवाले से, और चीज़ों के बिल के हवाले से, गैस के हवाले से, दीगर मामलात से कंट्रोल हो जाएगी। आप लोग इस चीज़ की हिमायत करेंगे सर? अगर ये रेट फिक्स कर दिया जाता है सीजन के एतबार से, आप हिमायत करेंगे इस बात की? मैं इस चीज़ की हिमायत करूंगा जी कि हमारे गरमाई सीज़न और समर सीज़न और विंटर सीज़न के रेट जो हैं वो कंटिन्यूज रहने चाहिए। और सदाकत अली अब्बासी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बुज़दार साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मरी को होटल इंडस्ट्री का दर्जा दें, ताकि फिर चीज़ें आपके काबू में आना शुरू हो जाएंगी। मैं इस चीज़ को रिक्वेस्ट हिमायत कर रहे हैं आप। ठीक, सदाकत अली अब्बासी साहब एक तो इस बात की हिमायत कर रहे हैं, और दूसरा सर ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं कि वहाँ पर जो दीगर लोग रह रहे हैं, जो रिहायशी हैं मरी के, उनको शायद नहीं देखा जा रहा, पूछा नहीं जा रहा। सर ऑब्वियसली जब ये स्टॉर्म आया था उस वक्त 2 दिन पहले से तो बिजली बंद हो गई थी, आप कल खुद ही बता रहे थे सर। तो क्या वहाँ की आवाम को नहीं देखा जा रहा, पूछा जा रहा? सदाकत साहब देखें, ये एक एमरजेंसी सूरत हाल थी। जैसे यासिर साहब ने बताया आपको कि ये वाकया जहाँ हुआ है वही मैं बताने लगा था कि वहाँ से होटल बहुत दूर है। ये ऐसी एक प्रोपेगेंडा है। दूसरा, जो आपने रसीदों की बात की, तो वो रसीद किसी भी ऑर्गेनाइज इदारे की रसीद हमें नज़र नहीं आई। एक रसीद है और एक साथ कार्ड पड़ा हुआ है, और अगर कोई गवाह है, मैं आपके चैनल के जरिए सबको बुलाता हूँ कि वो आएँ। हम कल आपस में होटल जो हमारी इंडस्ट्री है इनके साथ बैठ के हम कल अपना लायामल तय करेंगे। हमारा जो कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके तहत हम पूरे SOPs बनाने जा रहे हैं। जितने भी आपका एडवेंचर टूरिज्म के रिलेटेड चीज़ें हैं, जितना भी आपके रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जितने भी हमने इनकी लाइसेंसिंग करनी है, सबको स्टेक होल्डर्स को बिठा के कल से हम मशावरत शुरू कर रहे हैं, जिसमें ताजरान हैं, जिसमें होटल ओनर्स हैं और दीगर जो लोग हैं, इनके साथ बैठ के हम ये वर्किंग करेंगे और हम ज़रूर एक अपर लिमिट तय कर लेंगे। बाकी इनका कारोबार है और कारोबार में कभी कम रेट करना पड़ता है जब ग्राहक नहीं होता, लेकिन जब ग्राहक ज्यादा होता है तो ये रेट बढ़ाते हैं। लेकिन एक हद तय करेंगे, उस हद को हुकूमत और जो हमारे होटल के जो ये ओनर्स हैं इनके साथ बैठ के हम तय करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा था, ये बदकिस्मत ये हमारा एक वाकया हो गया, वरना हम 15 जनवरी से हम जाके ये सारे स्टेक होल्डर्स से मिलके इसको बाकायदा टूरिज्म लाइन पे, मैं बिल्कुल जो होटल एसोसिएशन की जो डिमांड है कि इसको इंडस्ट्री बनाई जाए, मैं बिल्कुल इसके हक में भी हूँ और हर चीज़ को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज तरीके से, रेगुलेटेड तरीके से ये करेंगे। ये जो बातें हैं कि जी अंडा 500 रुपये का था और 200 रुपये का था,
मैं खुद भी रात को, क्योंकि वहां फिर रहा था, मैंने 15-16 किलोमीटर पैदल चला हूं, मैंने खुद भी अंडे खरीदे हैं, 30 रुपए के मुझे मिले, मेरे साथ जो दोस्त थे। बहरहाल ये वाकया हो भी सकता है, लेकिन बहुत जगह एग्जैजरेटेड है। मैं आपके चैनल के जरिए जिन जिन लोगों में भी दे दिए होंगे ना किसी ने एमएनए इलाके के, मुझे बताएंगे, हम जो आवाम को वहाँ पे परेशानी हुई है सर, आवाम को परेशानी हुई है, आवाम बता रहे हैं कि उनको 500-500 रुपए के, मतलब 2-2 हजार रुपए का चाय का कप भी मिला है सर। देखें ये हो सकता है कि मैं यही कह रहा हूं ना, आप उस जगह का और उसका मुझे हवाला दें, मुझे रेफरेंस दें, उनके खिलाफ एफआईआर भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। देखें ना, एक रसीद मैंने देखी है, एक रसीद कच्ची है, उसके ऊपर एक साथ किसी का कार्ड लगा हुआ है। इज इट इनफ टू बिलीव कि ये बात सच्ची है? वो आदमी आ जाए ना, हम कोई उससे सर, ये एक तो पक्की रसीदों वाली बात ना मुझे आप लोगों की इसलिए समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब मैं भी जब कभी गई हूँ तो वो जो एक पेपर पे वो रिसिप्ट होती है वही मिलती है, पेन से बनी हुई। सदाकत साहब, अगर चले मान लेते हैं आपकी बात भी, यासिर साहब की बात भी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, तो सर ये 3 होटल सील क्यों किए? मेरी बात सुने, मैं आपके चैनल के जरिए उन लोगों को कहता हूं, कल मैं फैसला करूंगा, किसी जगह हम कोई पोर्टल कोई ऐसी बना देंगे जिसमें लोग आए, हमें लेकिन गवाही दे ना। देखे ना, एक आदमी कहता है मैंने नहीं किया, तो मैं कैसे साबित करूं? कानून है, कोई तरीका है, कोई एक रूटीन तो है ना, हर बंदे का हक है। आप मेरे पे इल्जाम लगा दे, मैं आप पे लगा दूं, मेरे पास कोई सबूत सर, जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने भी तो वजीर आजम पोर्टल के ऊपर लिख के मैसेजेस किए थे कि हम फंसे हुए हमें निकालें। सर, पंजाब हुकूमत ने 3 होटल सील किए ना, वो किसी सबूत की बुनियाद पर किए होंगे ना सदाकत साहब। आप अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं सर, कि कुछ नहीं है? मौजूद है, गूगल पे मौजूद है, आप मुझे सबूत भेजें, कल से कार्रवाइयां शुरू करेंगे हम। अरे तो हुकूमत ने क्यों सर, पंजाब हुकूमत ने क्यों सील कर दिए? बगैर सबूत के सील कर दिए उन्होंने। किरण, ये मेरे मुतल्लिका सवाल है, मेरे नॉलेज में आप इजाफा कर रही हैं। अगर सील हुए यासिर साहब सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपका जवाब दूंगी, मुझे जरा सदाकत साहब से बात करनी है। मैंने नहीं कहा, आपको पता है कराची में लोग आपके मोबाइल स्नैचिंग नहीं करते, स्ट्रीट क्राइम होते हैं। मैं कहता हूं मुझे एक स्ट्रीट क्राइम मरी में बता दें जहां किसी ने किसी का बटवा निकाला हो, किसी ने किसी को गन पॉइंट पे लूटा हो, खुदा ना खास्ता। मैं ये नहीं कहता, ठीक है, एक है कि सर अब ये मुआवजा ना करें ना, यहाँ कराची में ना गाड़ियों में चेनें लगाई जाती हैं, ना बर्फ में गाड़ियां फंसती हैं सर, ना यहाँ पे 5-5-6-6 हजार रुपए लिए जाते हैं गाड़ी को धक्का लगाने के। आप मुझे ये बता दें, हुकूमत ने सील क्यों किए सर? देंगे, अगर मरी में कोई 2% लोग, 1% लोग इस तरह के हैं, तो 98% लोगों को हम उनकी इज्जत को इस तरह खराब नहीं होने देना चाहते। सही, ठीक है सर, सवाल का जवाब सदाकत साहब आपने मेरे नहीं दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर मौजूद थे साथ में, सदाकत अली अब्बासी साहब साथ मौजूद थे। दुआ और उम्मीद तो सिर्फ ये है कि जो बातें कर रहे हैं, जो 4 साल में आप नहीं कर पाए हैं, वो आगे कोई रेगुलेट उसको कर दें, कोई अथॉरिटी बना दें, कोई मैकेनिज्म बना दें, ताकि आइंदा दोबारा ऐसा सानहा, ऐसा हादसा, ऐसा वाक़या ना हो। आगे बढ़ रही हूँ, क्या सियासत सिर्फ अब तनकीद बनकर रह गई है? हमारी नाक के नीचे चाहे कुछ भी होता रहे, अब हमसे जवाब ना मांगें, हम तो अभी दूसरे शहर आए हैं, ज़रा इनको लताड़ने दें। ये मैं बात नहीं कर रही हूँ आपसे, सानह मरी पर वफाकी हुकूमत की नाअहलियाँ गिनवाने वाले ये वज़ीर आला सिंध है, जैसे जब शाहरुख जतोई आजकल क्या करता फिर रहा है, कितने प्रोटोकॉल में है, इससे मुतालिक जब उनसे सवाल हुआ तो वो अनोखी मंतिक, बल्कि शर्मनाक की मंतिक लेकर आए सामने। सजाए मौत का कैदी बाहर है तो क्या हुआ, सानह मरी की तरह कोई मरा तो नहीं है, ये सीएम साहब फरमा रहे हैं। एक मुलजिम है जो शाहरुख मौत हुई, उसको डॉक्टर की इजाज़त के बगैर जो है एक निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पर उसको तमाम तर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। तो सर वहाँ पर आप एक सुबह चला रहे हैं, सर वहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? मेरे भाई, किसी की डेथ नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई। कोई सर्दी में ठिठर के पूरे खानदान नहीं गए, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात है, मीडिया पे मुझे बड़ा फख्र है कि कल सारा दिन उन्होंने ये चलाया है। जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। अब ये भी चलाइएगा ना, अब ये भी चलाइएगा ना। मैं भी अगर कहूँ कि इंतजामिया ने तो बड़ा अच्छा काम किया, वो निकल गए होंगे शायद पिछले रास्ते से, कसूर जो है वो किसी का नहीं है। अच्छी बात है, मीडिया चलाए, मीडिया बातें एक्सपोज करे, हम तो खुश होते हैं। मैंने ऑलरेडी कह दी, इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, जो इसमें इन्वॉल्व रहा उसको सजा दी जाएगी। नाज़रीन, शाहरुख जतोई के केस में मुसलसल जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं ना, सिंध हुकूमत पर उतने ही मुसलसल सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला साहब इन सवालों का भी जवाब देने के मूड में नहीं है। शाहरुख 8 नहीं बल्कि 11 माह तक प्राइवेट अस्पताल में रहा है। पहले 3 माह वो बेबी अस्पताल में दाखिल हुआ है, फिर मई 2021 में बेबी अस्पताल की इंतज़ामिया तब्दील हुई तो शाहरुख जतोई ने भी अस्पताल तब्दील कर लिया और कमरुल इस्लाम अस्पताल आ गए, क्योंकि बेबी अस्पताल के अमले ने कमरुल इस्लाम अस्पताल जो ज्वाइन कर लिया था।
शाहरुख जतोई गुज़िश्ता 8 माह से यहीं था और वहाँ के चौकीदार बता रहे हैं कि अस्पताल में रात गए लैंड क्रूजर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते जाते रहते थे मुलाकात के लिए, जिससे लगता था कि यहाँ कोई हाई प्रोफाइल शख्स मौजूद है। बड़ी बड़ी गाड़ी भी आ रही है रात को 2 बजे 3 बजे आ जाते क्योंकि आपको शक पड़ गया था कि हाई प्रोफाइल। यार लोगों ने मेरे पूछे कौन है, बोलते कोई बड़ा बीमार होएगा, कोई बड़ा आदमी होएगा, इस खातर आते जाते। तो इमदाद बताफी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर शुक्रगुजार हूँ आपकी, बड़े अरसे बाद आप मेरे शो में आए हैं। सबसे पहले तो वेलकम कहूँगी आपको इमदाद साहब। ये शाहरुख जतोई के हवाले से आपसे बात करना चाह रही हूँ। किसकी मिली भगत से बाहर आया है? इलाज हर कैदी का हक है, लेकिन ये कौन सा इलाज है बताफी साहब जो प्राइवेट अस्पताल में चलता रहा, इतने तवील अरसे तक चलता रहा? जेल सुपरिटेंडेंट के जो लेटर्स हैं उससे तो साफ वाज़े हो रहा है कि उन्हें शाहरुख जतोई की प्राइवेट अस्पताल में मौजूदगी का इल्म था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने इंट्रो में दिखाया चीफ मिनिस्टर साहब, तो चीफ मिनिस्टर साहब कह चुके कि जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी उसको सज़ा मिलेगी और इसका पूरा पता लगाया जाएगा कि किस तरह वो बाहर आया। वो एक कैदी था और 2012 से मेरा ख्याल है वो जेल में है और सुप्रीम कोर्ट में उसके वो एक पक्का कैदी है। बट जो भी हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब की आपने एक चीज़ तो बार बार दिखा रहे हैं, बट जो दूसरी चीज़ उसने की है कि जिसने भी ये गलत किया होगा उसको सज़ा मिलेगी। तो ये ठीक बात की है और कमेटी फॉर्म होगी और जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कभी किसी भी बंदे को, बिल्कुल कोई भी हो, आप देखें हमारी हुकूमत में जहाँ जहाँ कोई चीज़ें हुई, हमारे एमपी पे बात हुई तो वो जेल में पड़े कि पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी और वो अवाम के साथ है और वो अवाम का साथ है कि आप पीपल्स पार्टी से ये कोई भी तवक्को ना करे कि वो किसी भी इलीगल चीज़ या किसी भी अवाम के खिलाफ कोई चीज़ होगी तो उसको वो सपोर्ट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। शाहरुख हो या कोई भी हो, वो मेरा ख्याल है कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। और ये 2-3 दिन हो गए। चले उससे पहले अगर हुकूमत को इमदाद बताफी साहब नहीं मालूम था तो अब जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, जब पता चल गया कि वो पिछले 11 महीनों से अस्पताल में मौजूद है, तो सर ये तो 10 मिनट का काम है ना कि पता लगाया जा सकता है कि किसकी इजाज़त से कैसे वो वहाँ अस्पतालों तक पहुँच गया, 11 महीने से मौजूद है, क्यों भेजा गया है, ये तो 10 मिनट में पता लग सकता है सर। जैसे ही पता चला उसी टाइम उसको जेल से सारी अस्पताल से जेल शिफ्ट किया गया। वो इस तरह अभी ये नहीं है कि वो इस वक्त भी हॉस्पिटल में है। तो जैसे ही देखें हर चीज़ सामने नहीं होती ना, पीठ पीछे बहुत सी चीज़ें हो रही होती है। तो जैसे ही पता चला ये गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उसी वक्त उसको जेल शिफ्ट किया। ऐसा नहीं कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है। तो ये कि वो जो चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे ना, कोई इतना हवा बना देना एक इशू को, मेरा ख्याल है अफसोस की बात है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है क्या बेरोजगारी खत्म हो गई पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान का जो बिल्कुल वो आपकी बात इमदाद बताफी साहब सही है, वो हम पॉलिटिकल साइड पे चले जाएंगे, लेकिन ये शाहरुख जतोई इसके हवाले से सर सिंध हुकूमत पे इल्जाम लगता रहा है ना, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। क्या जो मरी में हुआ 3 दिन पहले वो क्या वो बिल्कुल खत्म हो गया? तो देखिए सिंध गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया सर। वो उसके लिए वहाँ के लोग मौजूद हैं ना, उनसे मैंने सवाल कर लिए हैं सर, वो बिल्कुल उनके ऊपर सवालात भी हैं, वो जवाब दे भी रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ ये शाहरुख जतोई, इसके ऊपर तो इमदाद साहब इल्जामात लगते रहे ना बार बार के सिंध हुकूमत कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ है, मुलव्वस है, ये इल्जामात लगते रहे। तो फिर अब जब पिछले 11-12 महीनों से इतना हाई प्रोफाइल केस है ये जब इधर से उधर अस्पतालों में जा रहा है, जिसको सरकारी अस्पतालों में अगर कोई बीमारी थी सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए था, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुकूमत के इल्म में नहीं है, जब पता लग जाता है वापस जेल चला भी जाता है, तो गया क्यों था ये अभी तक नहीं पता चल सका? या आप लोग अभी मरी वाले केस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि सब देख नहीं रहे? देखिए एक जो चीज सामने आई है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस चीज को
चेक करें। और ये हम चेक करके, आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा जो भी इन्वॉल्व होगा वो जिस लेवल पे भी होगा वो सामने बात आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सामने नहीं आएगी। इंशाल्लाह ताला जो भी होगा उसको आप इत्मीनान रखें। आप बिल्कुल आप इस तरह का वो पैनिक पैदा ना हो कि इस तरह। मुझे अफसोस हुआ, कल से पूरा पाकिस्तान के टॉक शोज, पूरा पाकिस्तान का मीडिया, सर पाकिस्तानी आवाम को भी बड़ा अफसोस होता है जब एक कातिल जेल से निकल जाए, 11-12 महीनों तक अय्याशी करता रहे, एंटरटेनमेंट का उसका भरपूर सामान रहे, प्राइवेट अस्पतालों में उसे लैंड क्रूजर्स में लोग भर भर के आके मिलते रहे, तो सर पाकिस्तानी आवाम को भी इसी तरह से अफसोस होता है कि फिर हुकूमत के रेट कहाँ हैं, कातिल कैसे घूम रहा है बाहर। नहीं, उस इश्यू में मैंने अर्ज किया ना, गवर्नमेंट बिल्कुल ही जैसे ही पता चला उसको जेल शिफ्ट किया गया। जिसकी भी कोताही होगी उसको सजा मिलेगी। गवर्नमेंट उसके बैक पे नहीं खड़ी हुई, गवर्नमेंट उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रही, गवर्नमेंट उसके साथ नहीं। ये हर पर्सनल इशू, सही, हर पर्सनल इशू, कोई भी इशू हो जाए, फर्ज करे यहाँ पे वो पूरी सिंध गवर्नमेंट को लताड़ दिया जाता है, वो ना करे प्लीज। अगर एक चीज हुई है तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि जो भी चीज मीडिया सामने लाए या कोई भी सामने लाए, तो उस पे तहकीकात की जाए। अब तो आप लोगों की नॉलेज में आ गई ना इमदाद कताफी साहब, एक बात, जिसको सजा वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो आप लोगों की नॉलेज में आ गई ये बात, तो सर क्या गारंटी है कि दोबारा इस तरह की कोई कमर की तकलीफ में ये प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह से अय्याशियां करता हुआ नहीं फिर रहा होगा? नहीं, बिल्कुल ये आप ठीक करिए। अब इस तरह की जो भी चीजें उनको खत्म करना चाहिए, और इस तरह किसी को भी हक नहीं है कि कोई कानून के खिलाफ कोई चीज हो। सही, तो बहुत शुक्रिया इमदाद कताफी साहब, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। पुलिस ने फौरी इसके ऊपर एक्शन लेते हुए सारे मुलजिमान जो चारों के चार हैं वो गिरफ्तार कर लिए हैं। बेसिकली ये अपार्टमेंट इसने किराए पे लिया था, तो इसका एक और दोस्त था जो कि बेसिकली अभी भी पुलिस की कस्टडी में है और वो अरेस्टेड है। उन्होंने बेसिकली उनको चाबी दी थी, तो ये जो विक्टिम है बेसिकली उनका कोई स्टे का इशू था। फिर वो मिर्ज़ा उस्मान और ये लोग कुछ आए हैं और फिर उन्होंने इस तरह की हैवानियत का मुजाहरा किया है। उन्होंने कि जी आप किस तरह आए हैं, क्यों आए, हालांकि दे आर इंगेज टू ईच अदर और रिसेंटली अब उनकी शादी भी हो गई है, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उससे उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जिस तरह की हरकत की है, इसमें कोई लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा और उसको एन मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एक तो फोरेंसिक एविडेंस ऑलरेडी हमारे पास है, उनका हम एनालिसिस भी करवा रहे हैं और जितने भी हमारे टेक्निकल इसमें एस्पेक्ट्स हैं हम उनको भी मद्देनज़र रखते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वीडियो स्कैंडल वाला जो अफसोसनाक वाक़या था नाज़रीन, इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। हर किसी की नज़र थी कि इस वाक़े में जल्द से जल्द इंसाफ हो। लेकिन आज जो मुतासिरा लड़की का बयान आया है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो खौफनाक है, दिल दहला देने वाला है। अल्लाह जानता है कि अभी इसके हक़ाइक़ जो सामने आएंगे पता चलेगा कि क्या ब्लैकमेलिंग हो गई है या कुछ और। लेकिन जो मुतासिरा लड़की है, वीडियोस मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन वो लड़की खुद अपने बयान से मुकर गई है। वो कह रही है जो भी कुछ हुआ है वो पुलिस ने किया है, मैं नहीं जानती, मैं नहीं पहचानती इस दरिंदे उस्मान मिर्ज़ा को। आदिल तनौली है मेरे साथ मौजूद। आदिल, कुछ पता चल सका है कि ये मजलूम लड़की थी, इसको क्या ब्लैकमेल किया गया है या कोई डील हुई है, कुछ पता चल सका है? क्यों अपने बयान से मुकर गई? अभी देखिए, इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में आज से तकरीबन 5 माह कबल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जो है ये केस सामने आया है और पुलिस की जानब से मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से इस केस का फैसला जो है हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से 2 माह में करने का सेशन जज की जो कोर्ट है, एडिशनल सेशन जज की, उसको हुक्म दिया था। तकरीबन मुख्तलिफ औकात कार में इसमें तोसी होती रही है और 5 माह से ज़्यादा का वक्त अब जो है वो इसमें गुजर गया है। प्रोसिक्यूशन की जानब से तमाम गवाहान जो हैं उनके बयानात भी कलम बंद हो चुके थे। मुलजमान के वकला की जानब से जेरा भी मुकम्मल हो गई थी। मुद्दइया जो मुतासरा लड़की है उसने की जानब से आज एक नया मोड़ सामने आ गया है केस में कि वो तमाम तर पुलिस को जो लड़की की जानब से बयानात दिए गए थे उन बयानात से मुनहरिफ हो गई है और आज अदालत को बताया है कि वो इस केस को भी मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहती। ताहम लड़की की जानब से अदालत में एक बयान अलफी भी जमा करवाया गया है और इस्तदा की गई है कि वो इस केस को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मुलजमान में जो हैं उनमें मुलजिम रेहान जो है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वीडियो बनाने का,
तो उसने कहा गया है कि वो मुतासरा जो रेहान समेत दीगर जो मुलजिमान हैं उनमें किसी की शनाख्त जो है उससे भी इनकारी हुई है और कहा है कि जितने भी मुलजिमान हैं उनको सिर्फ थाने में जाकर दिखाया गया था। इसके अलावा पुलिस की जानब से जो तफ्तीश की गई है, जो मामलात मुलजिमान और मुतासरा लड़की है उसके साथ जो बयानात लिए गए थे, वो तमाम बयानात जो है वो पुलिस की जानब से खुद लिखे गए थे। पता चल सका है कि क्यों, वजह क्या बनी, अपने बयान से मुनहरिफ होने की वजह क्या बनी है, ये आदल पता चल सका है? क्योंकि ये शख्स, ये दरिंदा जिसकी वीडियो सामने आई है, ये तो अदालत में भी आकर सहाफियों को कहता रहा है कि कोई पूछे तो कहना मुर्शिद आया है। कुछ किया है इसने? आज देखें, जब अदालत के बाद लड़की से बारहा बार पूछने की कोशिश भी की गई लेकिन कोई जवाब जो है उसकी जानब से नहीं दिया गया। अलबत्ता प्रोसिक्यूशन या मुतलका जो वकला हैं उनकी जानब से भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि आज जब ये अदालती वक्त अच्छा, ये तो नहीं पता चल सका, लेकिन क्या आपने किसी से ये जानने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें रियासत मुद्दई है ऑब्वियसली, तो लड़की के बयान से मुकर जाने से इस केस पर कोई फर्क पड़ेगा, इसको इससे फायदा पहुंचेगा उस्मान मिर्जा को? जी देखें, पुलिस की जानब से जो चालान किया गया था कि लड़की के मुनहरिफ होने के बाद पुलिस से भी रब्ता किया गया, लेकिन मुतलका जो पुलिस के अफसरान हैं उनकी जानब से यही कहा गया है कि लड़की के बयानात, मुतासरा लड़के के बयानात, तमाम तर उस वक्त का जो एविडेंस है वो पुलिस के पास मौजूद है। जुल्करनैन के पास यकीनन इसकी अपडेट होगी। आपने मुतासरा लड़की के वकील से बात की है, क्या बता रहे हैं वो, क्यों अपने बयान से मुनहरिफ हो गई ये लड़की? किरण, ऐसा है कि हसन जावेद शोरिश जो रोजे अव्वल से ही दोनों लड़का लड़की की वकालत कर रहे थे, उनसे मेरी कुछ देर पहले बात हुई है और उनका ये कहना है कि कल रात 10:30 बजे तक उनका आखिरी राब्ता उनसे हुआ था और आज उन दोनों की शहादत रिकॉर्ड होनी थी, जिसके लिए उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि वो बर वक्त अदालत में पहुंचेंगे। सुबह उनका कहना है कि 7:30 बजे मैंने रब्ता करना शुरू किया दोनों के साथ, तो पहले इनके मोबाइल बंद मिल रहे थे दोनों के, उसके बाद जब इनके नंबर ऑन हुए तो उनके सिरे से कॉल ही दोनों ने अटेंड नहीं की। और वो हसन जावेद कहते हैं कि मैंने ये बात आगाह कर दी जाके कोर्ट को, कि बताया कि इस तरीके से वो मेरे राब्ते में नहीं आ रहे जिनके आज बयान रिकॉर्ड होना था। जजेस ने इसके हवाले से उनका कहना कोई खदशात का भी इजहार किया था कि उन्होंने कहा कि हमने हर एंगल को देखना है इस हवाले से कि आया उनकी सेफ्टी या सिक्योरिटी का कोई इशू तो नहीं है, लेकिन कोर्ट ने होल्ड में रखा है इस केस को, क्योंकि फिलहाल इसके ऊपर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे क्लोज करना है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।